अगली सुबह आरोही हमेशा की तरह देर से उठी। नीचे पहुंची तो देखा कि सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए हैं। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग। किसी ने जवाब नहीं दिया। आरोही ने पलकें झपकाईं। फिर कबीर की तरफ देखा। तुम नाराज हो? नहीं, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। आरोही ने आर्यन की तरफ देखा। तुम? नहीं, वीर की तरफ देखा। तुम? नहीं। अब उसकी नजर रुद्र पर गई। और आप? रुद्र ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा। नहीं। आरोही ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। अच्छा, तो चारों लोग नाराज नहीं हैं, लेकिन चारों पिछले 12 घंटे से ऐसे मुंह बनाकर घूम रहे हैं जैसे किसी ने इनकी करोड़ों की संपत्ति लूट ली हो। इस बार कबीर की हंसी निकल ही गई, लेकिन उसने तुरंत रोक ली। आरोही समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। दोपहर को वो गार्डन में बैठी थी जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो मुस्कुरा दी। जायन। उसने कॉल उठा ली। कुछ ही मिनटों में दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। उसे नहीं पता था कि ऊपर बालकनी में खड़ा आर्यन ये सब देख रहा है। उसने फोन पर बात करती हुई आरोही को देखा, फिर उसकी मुस्कान देखी, फिर उसका बार बार जायन का नाम लेना सुना। और ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल अच्छा नहीं। शाम को जायन खुद मेंशन पहुंच गया। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता था। आरोही ने दरवाजा खोला और उसे देखकर खुश हो गई। अरे तुम यहाँ, सोचा मिलने आ जाऊं। आरोही मुस्कुरा दी, लेकिन उसके पीछे खड़े चारों माफियाओं के चेहरे देखने लायक थे। कबीर के हाथ में पकड़ा कॉफी मग लगभग टूटने वाला था। वीर की भौहें चढ़ी हुई थी। आर्यन के चेहरे पर बर्फ जैसी शांति थी जो उसके गुस्से की निशानी होती थी। और रुद्र, उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन हो गई थी। जो उसे जानते थे उन्हें पता था कि ये सबसे खतरनाक संकेत था। जायन आराम से सोफे पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में वो और आरोही फिर हंसते हुए बातें करने लगे। कभी किसी बात पर, कभी किसी मजाक पर। और जितनी देर वो दोनों हंसते, उतनी देर चारों दोस्तों का मूड खराब होता जाता। आखिरकार कबीर खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जायन मुस्कुराया। है तो जाओ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। वीर ने आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि अगर ये बातचीत 5 मिनट और चली तो कबीर सच में लड़ पड़ेगा। शाम ढल चुकी थी, लेकिन जायन अभी यहीं पर था। आरोही किचन में कुछ बना रही थी। जायन भी वहीं खड़ा उससे बातें कर रहा था। तभी अचानक उसका हाथ गर्म बर्तन से छू गया। आह! वो दर्द से सिहर गई। अगले ही पल चारों की आवाज एक साथ गूंजी। आरोही, वो खुद भी चौंक गई, क्योंकि चारों लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे थे। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीर ने तुरंत बर्फ मंगवाई। आर्यन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। और रुद्र उसकी चोट देख रहा था। कुछ सेकंड के लिए पूरा किचन शांत हो गया। फिर सबकी नजर जायन पर गई, जो ये सब देख रहा था। और उसका मुंह बन गया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था आरोही के लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं। और ये चारों सिर्फ उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे थे, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। उस रात आरोही अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। आज जो हुआ वो उसे थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी छोटी सी चोट पर इतना परेशान तो परिवार वाले होते हैं। और वो लोग, वो तो उसके अपने भी नहीं थे।
आज तक उसको कुछ हो जाए तो कोई इतना परेशान नहीं हुआ था जितना ये चारों होते हैं। उनकी आंखों में जो डर था वो नकली नहीं था। पहली बार उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। शायद कई साल बाद उसे कहीं अपनापन महसूस हो रहा था। उधर नीचे अपने ऑफिस रूम में रुद्र अकेला बैठा था। उसके सामने फाइल खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। जायन का आरोही के साथ हंसना, उसका उसके आसपास रहना, और सबसे ज्यादा आरोही का उसके साथ सहज होना। रुद्र ने आंखें बंद कर ली। उसे ये एहसास पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानता था ये रास्ता आसान नहीं है और शायद खतरनाक भी। लेकिन जितना वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसका ध्यान उसी लड़की की तरफ जा रहा था जो उसकी दुनिया में तूफान बनकर आई थी और शायद अब उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। अगले कुछ दिन बाहर से सामान्य दिखाई दे रहे थे। आरोही फिर से अपनी पुरानी मस्ती में लौट आई थी। कभी पूरे मेंशन में दौड़ती, कभी नौकरों के साथ किचन में नई नई चीजें बनाती, कभी गार्डन में बैठकर घंटों फूलों से बातें करती, और कभी चारों दोस्तों को परेशान करती। लेकिन एक इंसान था जो चुपचाप कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। मोहिनी। पहले हमला असफल रहा था। उसके भेजे हुए लोग हार चुके थे। लेकिन इस बार उसने गोलियों या गुंडों का सहारा नहीं लिया। इस बार उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, और उसका निशाना था आरोही का दिल। एक शाम मेंशन के बाहर कई काली गाड़ियां आकर रुकीं। गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। कुछ ही सेकंड बाद मुख्य दरवाजा खुला और अंदर आया जायन मल्होत्रा, हमेशा की तरह महंगे काले सूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान, और हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स। हॉल में बैठे कबीर ने उसे देखते ही आंखें घुमा ली। वीर ने गहरी सांस छोड़ी। आर्यन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। और रुद्र, वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। जायन ने चारों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतना स्वागत मत करो यारो, शर्म आ जाएगी मुझे। कबीर बड़बड़ाया, काश आ जाए। उसी समय ऊपर से उतरती हुई आरोही की नजर जायन पर पड़ी। उसका चेहरा सचमुच खिल उठा। जायन। वो लगभग दौड़ती हुई नीचे आई। ये देखकर ना जाने क्यों चारों के चेहरे और ज्यादा सख्त हो गए। जायन ने मुस्कुराकर बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। आरोही ने उत्सुकता से बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत सफेद पप्पी, कुत्ते का बच्चा, थी। छोटी सी, फूली फूली और बेहद प्यारी। आरोही की आंखें चमक उठीं। ओह माय गॉड! वो खुशी से लगभग उछल पड़ी। अगले ही पल उसने पप्पी को गोद में उठा लिया। इस तरह उसको खुश देख चारों के चेहरे पे स्माइल आ गई। फिर उन्हें याद आया कि उसे खुश किसने किया था। जायन ने। और बस फिर चारों का मूड दोबारा खराब हो गया। आरोही पूरे समय पप्पी के साथ खेलती रही और जायन उसके पास बैठा मुस्कुराता रहा। कभी वो उसे पप्पी की ट्रेनिंग के बारे में बताता, कभी उसकी मजेदार हरकतों के बारे में। आरोही हर बात पर हंस पड़ती। दूर बैठे कबीर ने आखिर हार मानकर कहा, मुझे लग रहा है ये आदमी यहीं रहने वाला है। वीर ने जवाब दिया, मुझे भी। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ देर बाद आरोही पप्पी को लेकर गार्डन में चली गई। जायन भी उसके साथ था। दोनों घास पर बैठे हुए थे। पप्पी इधर उधर भाग रही थी। आरोही उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और हर बार गिर जाती थी।
एक बार तो वो सच में फिसल गई, लेकिन गिरने से पहले ही जायन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरोही हंस पड़ी। उसे उस पल में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन दूर बालकनी में खड़े 4 लोगों को बहुत अजीब लगा, बहुत ज्यादा। कबीर ने सबसे पहले नजरें हटा ली। वीर की मुट्ठियां भींच गईं। आर्यन का जबड़ा सख्त हो गया। और रुद्र, उसकी आंखें खतरनाक रूप से शांत हो चुकी थी। शाम को जब जायन जाने लगा तो उसने जाते जाते आरोही से कहा, कल शहर में एक आर्ट एग्जीबिशन है, चलोगी? आरोही की आंखें चमक उठीं। उसे पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। सच? हाँ, मैं जरूर चलूंगी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा हॉल फिर शांत हो गया। आरोही ने हैरानी से चारों की तरफ देखा। अब क्या हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन चारों के चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें बहुत कुछ हुआ है। रात को अपने कमरे में बैठी आरोही पप्पी के साथ खेल रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे ऑफिस रूम में क्या चल रहा है। रुद्र, वीर, आर्यन और कबीर चारों बैठे थे। कमरे में भारी खामोशी थी। आखिरकार कबीर ने कहा, मुझे जायन पसंद नहीं। वीर तुरंत बोला, मुझे भी। आर्यन ने सिर हिलाया, मुझे भी। कुछ सेकंड बाद तीनों की नजर रुद्र पर गई। रुद्र कुर्सी पर बैठा चुप था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन सच ये था कि बात सिर्फ भरोसे की नहीं थी। समस्या कुछ और थी। और चारों ये बात समझने लगे थे। उन्हें जायन से नहीं, उसके आरोही के करीब आने से परेशानी थी। और ये परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही थी। उधर जायन अपनी गाड़ी में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि चारों उसका आरोही से बात करते देख जल रहे हैं। उसको ये देख बड़ा मजा आ रहा था और ये भी जान गया था कि चारों आरोही को पसंद करते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। और इसी के साथ आरोही की जिंदगी में शुरू होने वाला था फिर से एक नया तूफान। अगली सुबह आरोही बहुत जल्दी उठ गई। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि आमतौर पर उसे बिस्तर छोड़ने के लिए 3 लोगों की मेहनत लगती थी। लेकिन आज मामला अलग था। आज उसे जायन के साथ आर्ट एग्जीबिशन जाना था। वो आईने के सामने खड़ी लगभग 10वीं बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। कभी बाल खोलती, कभी बांधती, फिर दोबारा खोल देती। नीचे हॉल में बैठे चारों लोग ये सब देख रहे थे और चारों का मूड पहले से ही खराब था। कबीर ने कॉफी का कप उठाया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि अगर वो जायन आज यहाँ नहीं आता तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती। वीर ने सहमति में सिर हिलाया। आर्यन ने अखबार मोड़ा। मेरी भी। रुद्र कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी ही काफी थी। करीब 11 बजे जायन आ गया। जैसे ही आरोही सीढ़ियों से नीचे उतरी, जायन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। हल्के नीले रंग का सूट, खुले बाल और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान जिसने ना जाने कब इतने लोगों की जिंदगी उलझा दी थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जायन ने सहजता से कहा। आरोही मुस्कुरा दी। थैंक यू, बस इतना ही। लेकिन ना जाने क्यों कमरे का तापमान 4 लोगों को अचानक बढ़ता हुआ महसूस हुआ। एग्जीबिशन शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में थी। चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी। आरोही हर पेंटिंग को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा पहली बार मेले में आया हो।
वो कभी किसी तस्वीर के सामने रुकती, कभी किसी मूर्ति को ध्यान से देखती, कभी कलाकारों के बारे में सवाल पूछती। जायन धैर्य से उसकी हर बात सुन रहा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बहुत समय बाद किसी ने उसकी जिंदगी में इतनी सादगी और रोशनी लाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अकेले नहीं हैं। गैलरी के दूसरे हिस्से में एक आदमी उनकी तस्वीरें खींच रहा था और कुछ देर बाद वही तस्वीरें मोहिनी के फोन पर पहुंच गईं। मोहिनी तस्वीरों को देखते हुए मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, अब समझ आया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। ये लड़की उनकी कमजोरी बन चुकी है। उधर गैलरी में आरोही एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ी थी। उस पेंटिंग में एक छोटी लड़की तूफान के बीच अकेली खड़ी दिखाई गई थी। चित्र इतना भावुक था कि वो कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। जायन ने उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो? आरोही की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। बस, उसने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है ये मैं हूं। जायन चुप हो गया। आरोही आगे बोली, बचपन से हमेशा अकेली रही। मां नहीं थी, पापा कभी साथ नहीं रहे, और जो घर था वो भी मेरा नहीं लगा। कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अब शायद सब थोड़ा बेहतर है। जायन ने धीरे से पूछा, उन चारों की वजह से? आरोही का चेहरा अनायास नरम पड़ गया। उसने बिना सोचे सिर हिला दिया। हाँ, बहुत। जायन की मुस्कान बनी रही, लेकिन उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई, क्योंकि वो समझ गया था कि उन 4 लोगों की जगह अब उसकी जिंदगी में बहुत गहरी हो चुकी है। शाम को जब वे वापस लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आकर रुका। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जायन तुरंत सतर्क हो गया। उसका चेहरा बदल गया। जायन अब मासूम सीधा सा आदमी नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का खतरनाक माफिया बन गया। नीचे झुको, उसने तेजी से कहा। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। आरोही चीख पड़ी। कार के शीशे टूट गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जायन ने उसे सीट के नीचे झुकाया और खुद उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने लोगों को कॉल किया, लेकिन हमला अचानक और बेहद खतरनाक था। कुछ मिनटों तक लगातार गोलियां चलती रहीं। फिर अचानक दूर से कई गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। काली एसयूवी। 1 नहीं, 4। जायन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। रुद्र मेंशन में बैठे अपने खुफिया एजेंट से सारी खबर ले रहा था। चारों को जैसे ही खबर मिली थी, वे बिना एक सेकंड गंवाए निकल पड़े थे। अब उनकी गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। रुद्र सबसे पहले बाहर निकला। उसके पीछे वीर, आर्यन और कबीर। कुछ ही मिनटों में हमलावर पीछे हटने लगे, लेकिन जब रुद्र की नजर आरोही पर पड़ी, तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो एकदम डरी हुई थी। चेहरे पर धूल लगी थी और आंखों में आंसू थे। अगले ही पल वो दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा। तुम ठीक हो? आरोही ने सिर हिलाया। फिर ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चारों को देखकर उसे उस पल सबसे ज्यादा राहत इसी बात की थी कि वो लोग आ गए थे। चारों आ गए थे। दूर खड़ा जायन ये सब देख रहा था, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो चाहे जितना भी करीब आने की कोशिश कर ले,
इन लोगों और आरोही के बीच जो रिश्ता बन चुका है उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मोहिनी अब एक ऐसी चाल चलने वाली थी जो सिर्फ जलन या लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे को भी तोड़ सकती थी। हमले के बाद जब सब लोग वापस मेंशन पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी। आम तौर पर ऐसी घटनाओं के बाद आरोही बहुत सारे सवाल पूछती। कौन थे वो लोग, क्यों हमला किया, कैसे पता चला कौन बचाने आया, सब कुछ। लेकिन आज वो असामान्य रूप से शांत थी। वो सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देखकर चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कुछ तो ठीक नहीं था। अपने कमरे में पहुंचकर आरोही खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसका दिल अजीब तरह से भारी लग रहा था। आज जब गोलियां चल रही थी उसे पहली बार सच में मौत का डर महसूस हुआ था। और उस डर के बीच उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल किसका आया था? रुद्र का। फिर वीर, फिर आर्यन, फिर कबीर। उसने खुद से ये सवाल पूछा तो वो चौंक गई। क्यों? आखिर क्यों? ये लोग उसकी जिंदगी में इतने जरूरी कब बन गए? वो सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने की इजाजत मिलने पर कबीर कमरे में आया। उसके हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम थी। आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता मैं उदास हूं? कबीर कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो पूरे घर को परेशान करती हो, और जब चुप रहती हो तो पूरा घर परेशान हो जाता है। आरोही की आंखें नम हो गईं। लेकिन इस बार उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। कबीर ने बात बदल दी। फिर दोनों देर तक बेकार की बातें करते रहे। और काफी समय बाद आरोही थोड़ी सामान्य महसूस करने लगी। उसी समय नीचे ऑफिस रूम में माहौल बिल्कुल अलग था। रुद्र, वीर, आर्यन और जायन बैठे हुए थे। टेबल पर हमले की पूरी रिपोर्ट रखी थी। आर्यन ने फाइल बंद की। हमलावरों का सीधा संबंध मोहिनी से है। वीर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैं पहले ही कह रहा था। जायन कुर्सी पर पीछे झुक गया। वो सिर्फ लड़की को नहीं चाहती, वो उसे खत्म करना चाहती है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे का माहौल और भारी हो गया। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर अचानक एक खबर फैल गई। एक तस्वीर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सभी तस्वीरों में आरोही और जायन साथ दिखाई दे रहे थे। आर्ट गैलरी में, कार में, हंसते हुए, बात करते हुए। और खबरों में लिखा था, माफिया किंग जायन मल्होत्रा की रहस्यमय गर्लफ्रेंड। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे शहर में फैल गई। जब आरोही ने ये देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये क्या बकवास है? वो परेशान होकर बोली। उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन समस्या सिर्फ यही नहीं थी। कुछ देर बाद मोहिनी का फोन आया। पहली बार आरोही फोन देखकर ही सख्त हो गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ मोहिनी की मीठी लेकिन जहरीली आवाज थी। कैसी हो बेटा? आरोही के चेहरे पर घृणा आ गई। सीधे मुद्दे पर आओ। मोहिनी हल्का सा हंसी। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं? तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। बीमार हो गए हैं जब से ये सारी न्यूज़ देखा है उन्होंने। आरोही चुप रही। पूरा शहर बातें कर रहा है। कभी एक माफिया के साथ नाम जुड़ रहा है,
कभी दूसरे के साथ। बहुत शर्म की बात है। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये खबरें यूं ही नहीं फैली थी। इनके पीछे भी मोहिनी का हाथ था। तुमने किया है ये सब? उसने दबी हुई आवाज में कहा। मोहिनी फिर हंसी। मैंने तो सिर्फ शुरुआत की है। अब देखो, मेरा अगला निशाना वो चारों लड़के होंगे जिनके दम पर तुम उछल रही हो। और फिर फोन कट गया। उस शाम आरोही पहली बार सच में टूट गई। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी वजह से सब मुश्किल में पड़ रहे हैं। उसकी वजह से हमले हो रहे हैं। उसकी वजह से खबरें बन रही हैं। उसकी वजह से चारों दोस्तों की जिंदगी में परेशानी आ रही है। और यही सोचते सोचते उसने एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में किसी को नहीं बताया। रात के करीब 2:30 बजे पूरा मेंशन सो रहा था। आरोही चुपचाप अपना छोटा सा बैग पैक कर रही थी। आंखों में आंसू थे। दिल बुरी तरह दुख रहा था। लेकिन उसे लग रहा था कि यही सही है। अगर वो यहाँ से चली जाए तो शायद सबकी परेशानियां खत्म हो जाएं। उसने आखिरी बार कमरे को देखा, फिर धीरे से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि नीचे सीढ़ियों की छाया में कोई खड़ा उसे देख रहा था। और वो इंसान था, रुद्र। उसकी आंखें अंधेरे में बेहद शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर एक तूफान उठ चुका था, क्योंकि वो समझ गया था आरोही भागने वाली है और रुद्र को उसे जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। आरोही धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी आवाज पूरे मेंशन में सुनाई दे रही होगी। हर कदम के साथ उसकी आंखें आंसुओं से भरती जा रही थी। वो खुद को समझा रही थी कि यही सही है। अगर वो यहाँ रहेगी तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। हमले होंगे, लोग घायल होंगे, खबरें फैलेंगी, और सबसे बड़ी बात, चारों लोग उसकी वजह से खतरे में पड़ेंगे। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रही हो? आरोही के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांस अटक गई। वो धीरे से मुड़ी। कुछ दूरी पर रुद्र खड़ा था, काले कपड़ों में, दोनों हाथ जेब में, चेहरे पर वही शांत भाव। लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आरोही ने नजरें झुका ली। मैं। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी सख्त थी। आरोही की आंखें भर आईं। मुझे जाना होगा। रुद्र वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर उसने पूछा, क्यों? आरोही ने पहली बार उसकी तरफ देखा। क्योंकि मेरी वजह से सब मुश्किल में पड़ रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी वजह से हमले हो रहे हैं। मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों के साथ आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। कई दिनों से जमा दर्द बाहर निकलने लगा था। मैं जहां भी जाती हूँ सब खराब हो जाता है। पहले माँ चली गई, फिर पापा दूर हो गए, फिर वो घर मेरा नहीं रहा। अब यहाँ भी सिर्फ परेशानी ला रही हूँ। आखिरी शब्द बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। पूरा हॉल खामोश था। रुद्र उसे देख रहा था, बहुत देर तक। फिर पहली बार उसने धीरे से कहा, बस। आरोही चुप हो गई।
उसने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम सच में सोचती हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? आरोही ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रुद्र ने गहरी सांस ली। फिर पहली बार उसने अपने बारे में कुछ कहा, ऐसी बात जो शायद उसने वर्षों से किसी को नहीं बताई थी। जब मैं 17 साल का था, आरोही की आंखें उठ गईं। मेरे सामने मेरे माता पिता की हत्या हुई थी। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। आरोही स्तब्ध रह गई। उसने कभी रुद्र को अपने बारे में बात करते नहीं सुना था। कभी नहीं। रुद्र की नजर कहीं दूर चली गई, जैसे वो पुराने दिनों में लौट गया हो। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे कितना दर्द था, ये साफ महसूस हो रहा था। सालों तक मुझे लगा कि उनकी मौत की वजह मैं हूं। अगर मैं वहां ना होता, अगर मैं कुछ कर पाता, अगर मैं और मजबूत होता, तो शायद वो जिंदा होते। आरोही की आंखें भर आईं। रुद्र आगे बोला, लेकिन सच ये था कि गलती मेरी नहीं थी। और आज जो हो रहा है उसकी गलती भी तुम्हारी नहीं है। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन कोई लेकिन नहीं। इस बार रुद्र ने उसकी बात बीच में रोक दी। तुम भागकर हर चीज ठीक नहीं कर सकती। कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। और इस बार तुम अकेली नहीं हो। आरोही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी था। सुकून, सुरक्षा, अपनापन। शायद पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा था, सच में समझा था। उसी समय ऊपर की बालकनी में 3 लोग खड़े थे, कबीर, वीर और आर्यन। तीनों काफी देर से नीचे का दृश्य देख रहे थे। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया, गई नहीं। वीर हल्का सा मुस्कुराया। रुद्र उसे जाने देता भी नहीं। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, क्योंकि वो समझ रहा था कि आरोही और रुद्र के बीच कुछ ऐसा बन रहा है जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं। नीचे आरोही ने आखिरकार अपना बैग जमीन पर रख दिया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते रहा। कुछ सेकंड बाद आरोही अचानक हल्का सा मुस्कुराई। आंसुओं के बीच, आप बहुत डांटते हो, कहते हुए रुद्र को हग कर लिया। वो मुश्किल से रुद्र के सीने तक आती थी, वो 6 फीट का आदमी। और आरोही उसके सामने छोटी बच्ची लगती थी। रुद्र की आंखों में पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, बहुत हल्की, इतनी कि अगर कोई ध्यान ना दे तो शायद देख भी ना पाए। लेकिन आरोही ने देख ली, और ना जाने क्यों उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय शहर के दूसरे कोने में मोहिनी अपनी अगली चाल चल चुकी थी। और इस बार उसकी चाल सिर्फ आरोही को नहीं, बल्कि रुद्र को भी सीधे निशाना बनाने वाली थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि रुद्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बन चुकी है। और वो कमजोरी थी आरोही। अगले दिन रात का समय था। बारिश लगातार हो रही थी। तभी विला के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आ रुकी और लगातार फायरिंग करते हुए और विला के अंदर घुस गए। रुद्र, वीर, आर्यन और कबीर अपनी गन निकली और आरोही को कहा, रुद्र ने मेरे पीछे रहना तुम। उसके बाद महल में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अब रुद्र अपनी टीम के साथ लड़ रहा था, आरोही को सुरक्षित निकालने के लिए। लेकिन तभी धान्य एक गोली चली, फिर दूसरी,
और तीसरी। आरोही की चीख निकल गई, रुद्र! रुद्र के सीने से खून बहने लगा। उसका शरीर लड़खड़ा गया, लेकिन फिर भी उसने आखिरी हमलावर को गिरा दिया और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ा। वीर, आर्यन और कबीर रुद्रा चिल्लाते हुए भागते गिरते पड़ते दौड़े रुद्र की तरफ। उसको उठा के जल्दी से हॉस्पिटल भागे। अपनी कार को सीधा हॉस्पिटल के अंदर सारे दरवाजे शीशे तोड़ते हुए घुसा दी। तीनों खून से लथपथ रुद्र को लेकर डॉक्टर कहाँ है, मेरे रुद्र को बचा लो प्लीज कहते हुए चिल्लाते हैं। आंखों से आंसू बह रहे होते मानो उनकी तो दुनिया ही खत्म हो रही हो। पूरा अस्पताल सिर पर उठा हुआ था। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। घंटों ऑपरेशन चला। बाहर वीर, कबीर और आर्यन और जायन खड़े थे। उसे भी जैसे खबर मिली आधी रात को ही वो हॉस्पिटल भागता हुआ आ गया था। आरोही रो रोकर बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। उसके हाथ खून से सने थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर निराशा थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब सिर्फ भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं, बस इतना सुनना था। वीर का दिमाग सुन्न हो गया। कबीर ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तीनों के हाथ कांप रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बुलाओ, कुछ भी करो। अगर रुद्र को कुछ हुआ तो तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। कबीर गरजा। वीर ने पास की ट्रॉली पर मुक्का मार दिया। आर्यन की आंखों से आंसुओं के धार बह रहे थे, लेकिन वो आंसू पानी जैसे नहीं लग रहे थे, जैसे सालों का दर्द बाहर आ रहा हो। पहली बार अस्पताल वालों ने उन तीनों को ऐसे टूटते हुए देखा था। दूर खड़ी आरोही ये सब सुन और देख रही थी। उसका दिल अपराध बोध से भर गया। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो उनकी जिंदगी में नहीं आती तो शायद आज रुद्र मौत से नहीं लड़ रहा होता। रोते रोते वो अस्पताल के कोने में बनी छोटी सी मंदिर में चली गई। भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन रुद्र को बचा लो। उन्हें कुछ मत होने देना, वो लगातार प्रार्थना करती रही। इतना रोई कि सांसें टूटने लगी। फिर अचानक उसने अपना सिर मंदिर के पत्थर से टकराना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन उसे होश नहीं था। वो सिर्फ रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब वीर को पता चला तो वो भागा। उसके पीछे कबीर और आर्यन। तीनों ने आरोही को जमीन पर पड़ा देखा। माथे से खून बह रहा था। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। आरोही! कबीर की आवाज कांप गई। वीर ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। आर्यन डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। तीनों उसे लेकर भागे। उसी समय अस्पताल के मुख्य दरवाजे से जायन अंदर आया और उसने ये पूरा दृश्य देखा। एक तरफ मौत से लड़ता रुद्र, दूसरी तरफ बेहोश आरोही और उनके लिए टूटे हुए वीर, कबीर और आर्यन। उसी पल जायन को समझ आया, ये कोई साधारण रिश्ता नहीं था, ये परिवार था। दिल से परिवार। ऐसा रिश्ता जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पूरी रात किसी ने कुछ नहीं खाया, किसी ने पानी तक नहीं पिया। वीर लगातार चक्कर काटता रहा। कबीर बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा। आर्यन चुप बैठा रोते रहा, उसकी आंखें लाल हो गई थी। जायन भी पूरी रात उन सब के साथ था।
बिना किसी जलन के, बिना किसी शिकायत के, बस एक दुआ के साथ कि दोनों बच जाएं। सुबह की पहली किरण के साथ सबसे पहले आरोही को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर चौंक गई। रुद्र, वीर, कबीर, आर्यन, जायन, पांचों उसे ही देख रहे थे, जैसे पूरी रात किसी ने आंख तक ना झपकी हो। अगले ही पल आरोही उठी और सीधे रुद्र के पास पहुंच गई। उसे कसकर गले लगा लिया, इतना कसकर कि जैसे फिर कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, फिर दर्द से बोला, अहम्म, अहम्म। पूरा कमरा एक सेकंड के लिए शांत हुआ। फिर सब हंस पड़े। आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि तभी उसे याद आया कि कमरे में बाकी सब भी मौजूद हैं। कुछ हफ्तों बाद रुद्र पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक शाम सब लोग गार्डन में बैठे थे। तभी रुद्र अचानक खड़ा हुआ। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जो आदमी दुश्मनों के सामने कभी नहीं डरा, वो आज घबराया हुआ था। आरोही हैरान होकर उसे देखने लगी। रुद्र उसके सामने आया और पहली बार सबके सामने कहा, आरोही, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हमेशा के लिए बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ सेकंड तक दुनिया जैसे रुक गई। आरोही की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार खुशी के। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ, बस इतना सुनना था। कबीर ने सिर पकड़ लिया। वीर ने आसमान की तरफ देखा। आर्यन ने लंबी सांस छोड़ी और जायन हल्का सा मुस्कुरा दिया। जलन अभी भी कहीं बाकी थी, थोड़ी सी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार था। आरोही के लिए सम्मान था और खुशी थी। कुछ महीनों बाद रुद्र और आरोही की शादी हो गई। पूरा मेंशन रोशनी से जगमगा उठा। वीर, कबीर, आर्यन और जायन चारों हर रस्म में सबसे आगे थे। आज भी वे उतने ही प्रोटेक्टिव थे। अगर आरोही को हल्की सी छींक भी आ जाए तो चारों सबसे पहले भागकर पहुंच जाते। और इस बात पर रुद्र आज भी चिढ़ जाता था, जिस पर बाकी चारों खूब हंसते थे, क्योंकि चाहे रिश्तों के नाम बदल गए हों, लेकिन उनके दिलों में आरोही के लिए प्यार, अपनापन और सुरक्षा का एहसास कभी नहीं बदला। और इसी के साथ आरोही अभी उनके लिए अपनी जान से प्यारी थी। उनकी कहानी आखिरकार एक खूबसूरत अंत तक पहुंच गई। The END, thanks for watching.